देश का किसान आंदोलन कर रहा है, ना कि कोई खालिस्तानी। लेकिन आज किसानों पर जो आतंकवादी होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको ये शिक्षा दरअसल उन्हीं के लेफ्टिस्ट भाई बंधुओं से मिली है। सालों तक सिखों को और जाटों को मस्करी का साधन समझा गया। आपकी फिल्मों में सिखों के 12 बजा दिए गए और जाटों का दिमाग घुटनों में पहुंचा दिया गया। लाला को हमेशा लालची दिखाया गया और सभी ब्राह्मण को तो चून मान कर खाने की आदत थी। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर मेरी दरख्वास्त है कि इस स्टीरियोटाइप को बंद करें और इसके चक्कर में ना पड़े। ना किसान आतंकवादी है, ना वो, और ना वो लेफ्टिस्ट जो किसानों के हितैषी बने हुए हैं। वो सिर्फ अपना मकसद साध रहे हैं। आज से ठीक 2-3 साल पहले तक इन्हीं लेफ्ट के भाई बंधुओं ने इन्हीं जाट गुजरों को बहन बेटियों का कातिल, कन्या भ्रूण करने वाला राक्षस बोला जाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे बच्चे जाट और गुजरों के आसपास क्यों नहीं फटकना चाहते? उनको देखते अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं जाट गुजरों को जन्मजात आवारा बताकर प्रचारित किया गया। और आज यही लोग जाट और गुजर किसानों को अपना अन्नदाता मानने लग गए। तो शायद ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसा दिखाया जाता रहा कि यहीं का जाट गुजर अपनी बहन बेटियों की ऑनर किलिंग करने में सबसे आगे है और शिक्षा और ज्ञान में सबसे पीछे, और खुद के शासित राज्यों में होने वाली ऑनर किलिंग पर इनके हमेशा लाल कपड़ा डालने की ललक रही। कैसे सीरियन क्रिश्चियंस केरल में ऑनर किलिंग करते हैं, इस पर कभी कोई नज़र नहीं डाली गई। कैसे मुसलमानों में ऑनर किलिंग की जाती है, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों का श्रेय इन्होंने हिंदुओं को नहीं बल्कि जाटों के सिर मढ़ दिया, और सिर्फ अपने वैचारिक प्रतिद्वंदी को हराने के लिए आज उन्हीं जाट और सिखों का सहारा ले रहे हैं। और सामने वाले भाजपाई भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं इस लड़ाई में। 2016 में जब उड़ता पंजाब आई तो हमारे प्यारे दलजीत के हाथों पूरे पंजाब को नशेड़ी करार दिला दिया गया। 2016 से अब तक पंजाब में कुछ नहीं बदला। ना तो पंजाब में नशाखोरी के मामले कम हुए हैं और ना उनसे होने वाली मौतें। तो इसका मतलब जो जट सिख 2016 में नशे करता था, वो आज भी नशे करता होगा, और आज भी वो अपने ट्रैक्टर की आड़ में नशे में कर रहा होगा। एक पूरी की पूरी कौम को बदनाम किया गया। क्या उस वक्त उस फिल्म में एक भी सिख ऐसा दिखाया गया था जिसका ज़मीर जिंदा हो? पता करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर देखो। दलजीत का चरित्र भी पहले बेईमानी होता है, बाद में छोटे भाई की हालत और करीना जैसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में दलजीत सुधर जाता है। एक बड़े समझदार और इंसानियत से भरे सरदार जी का चरित्र भी एक बिहारी बच्ची को बलात्कार होने के लिए छोड़ जाता है। और कैसे बिहारी मजदूरों को पंजाब में कोई इज्जत नहीं मिलती उस फिल्म के मुताबिक। हालांकि इससे झूठी बात कोई नहीं हो सकती। ये सच है कि हमारे यहाँ हरियाणा में मज़दूरों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, ना उन्हें कोई सुविधा दी जाती है और ना कोई इज़्ज़त मिलती है। लेकिन जट सिख जो सुविधा मुहैया कराते हैं अपने मज़दूरों को, वो सिर्फ उन मज़दूरों को सपने में ही नसीब होती है। मज़दूरों के लिए बाकायदा पक्के घर, पूरा खाने का सामान, दाल नहीं सब्जियाँ, और घर में कूलर जैसी सुविधाएँ। हालांकि पावर कट काफ़ी होता है, लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। और आखिरी दिन की कटाई पूरी होने से पहले बड़े सरदार जी पूरी रकम नकद दे देते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में बिल्कुल उलट होता है। हमारे यहाँ तो मज़दूर आना भी पसंद नहीं करते। उन सरदार जी को ऐसे दिखाया गया कि वो उन वहशी दरिंदों के सरदार हैं। सबसे बड़ा सीन वो था जब वो लड़की उस घर से भागकर खेतों से होती हुई जब एक चौक पर आती है, तो सब उस मिट्टी और खून में सनी मजदूर आलिया भट्ट को देखकर आंखें फेर लेते हैं और कोई उसकी मदद करने नहीं आता। और ताज्जुब की बात ये थी कि पूरी फिल्म में एक भी सरदार ऐसा नहीं दिखाया जाता जो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हो। उस वक्त उस फिल्म द्वारा फैलाए गए प्रचार के लिए अनुराग कश्यप सरी के निर्देशक का हमारे लेफ्ट ने भरपूर समर्थन किया था, और उस फिल्म को सिख समाज और पंजाब का आईना बता दिया गया था। अब या तो वो सच है या आज ये सच है। या तो सरदार चिट्टे का धंधा करने वाले, मजदूर बहन बेटियों को जबरन बलात्कार करने वाले, एक पीड़ित लड़की के लिए आवाज़ ना उठाने वाले होते हैं, या फिर आज के सरदार दूसरों के लिए लंगर लगाने वाले, खुद को मारने वाले, पुलिस की इज्जत करने वाले, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाले। सच्चाई इन दोनों में से सिर्फ एक है और बीच में तो बिल्कुल नहीं है। कैसे एक सरदार आधा अच्छा और आधा बुरा हो सकता है? क्योंकि सरदार एक आदमी नहीं, एक कौम है। अगर हम चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन सफल हो, सरकार झुके और आपकी जायज़ मांगों को माने, उसके लिए कम से कम उस लेफ़्ट को पीछे की तरफ धकेलना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि योगेंद्र यादव, दर्शन पाल जैसे महानुभावों को अपना चेहरा बनाकर। राइट विंग और लेफ़्ट विंग एक दूसरे से भयंकर चिढ़ते हैं। जहाँ इनको दूसरा बैठा दिखेगा, ये देखते ही हगना शुरू कर देंगे। शुरुआत में सब लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, आज अचानक से उन सब बीजेपी वालों को आतंकवादी दिखने लग गए। ये दरअसल इसी राइट वर्सेस लेफ़्ट की लड़ाई का
नतीजा है। इस आंदोलन का चेहरा राजेवाल साहब, राकेश टिकैत बन सकते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव, दर्शन पाल और ऐसे ही ना जाने कितने कम्युनिस्ट किस हक से आज उसी किसान के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने खुद से शीशा लेदर की। इसलिए हमारा जो लेफ्ट आज जट सिख और जाट गुजरों को सपोर्ट करने की बात करता है और उनके पीछे चलकर अपनी वैचारिक प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश कर रहा है, वह दरअसल अपना मकसद साध रहे हैं। इस देश के लिए खतरा भाजपा कांग्रेस नहीं, वह किराए पर लाई गई सोच है जिसने भारत को दुनिया के सामने एक सड़ी हुई सभ्यता के तौर पर प्रचारित किया। भारत में भयंकर समस्याएं हैं, लेकिन उस हर समस्या का हल भारत के ही भूतकाल में छिपा बैठा है। चाहे वह जात पात हो या महिलाओं को उनकी उचित जगह दिलाना या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सब का जवाब भारत के ही भूतकाल में है। और कम से कम लेफ्ट तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात ना करे, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्होंने सोवियत रशिया और क्यूबा में अपने राजनीतिक प्रतिकारियों को दी थी, वही आज भाजपा कर रही है। भाजपा लेफ्ट से किसी मायने में कम नहीं है और ना लेफ्ट भाजपा से कम है। ये दोनों दरअसल एक दूसरे का आईना है और इसी आईने को देखकर ही ये लोग डर जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ रंग का है।